किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। पुस्तिका का शीर्षक है कार्ल मार्क्स, जीवन और शिक्षाएं। इस पुस्तिका को लिखा है ज़ेल्डा काहन कोर्ट्स ने। सर्वप्रथम ये पुस्तिका अपने मूल रूप में सन 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की 6वीं और अंतिम कड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अपने सैद्धांतिक अध्ययनों के अतिरिक्त मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के व्यवहारिक कार्यों में भी हिस्सा लिया। 1864 में जब सेंट जेम्स हॉल में हुई एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कामगार संघ की स्थापना हुई तो इसका बौद्धिक नेतृत्व मार्क्स के हाथों में था। ये संगठन सभी देशों के मजदूर वर्गों को संगठित करने के लिए बना था और इसने इस दिशा में बहुत काम किया। यद्यपि पेरिस कम्यून के विद्रोह के लिए ये सीधे सीधे उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता, परंतु इसने पेरिस कम्यून के योद्धाओं के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता घोषित की और जब तक कम्यून चल पाया तब तक उसके दिशा निर्देश का कार्य इसी संगठन के पेरिसवादी सदस्यों द्वारा किया जाता रहा। जहां तक कम्यून से ठीक पहले के 1870-1871 के युद्ध का प्रश्न है, मार्क्स ने जर्मन सामाजिक जनवादियों के रुख का पूरी तरह अनुमोदन किया और पार्टी के ब्रुन्सविक सम्मेलन को लिखे पत्र में उन्होंने अधिग्रहण की नीति के अपरिहार्य परिणामों की सटीक भविष्यवाणी भी की। 1871 के कम्यून का, जिसके बारे में मार्क्स की एक रोचक रचना फ्रांस में गृह युद्ध लिखी गई है, का पतन हो गया और इंटरनेशनल, जो कि लंबे समय से शासक वर्गों के भय और घृणा का पात्र बना हुआ था, सभी देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही इसकी व्यावहारिक कार्यवाही के क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी कट गया। यही नहीं, मजदूर वर्गों का संगठन खासकर जर्मनी में उस मंजिल तक पहुंच गया था जहां सदस्यों को अपनी ऊर्जा का मुख्य भाग अपने अपने राष्ट्रीय संगठनों को सुदृढ़ और विकसित करने में लगाना पड़ रहा था। और अंतिम बात ये कि मुख्यतया अपनी अवधि पूरी कर चुकने के कारण इंटरनेशनल में समय समय पर कमोबेश गंभीर किस्म के मतभेद उभरने लगे थे। महासचिव होने के कारण मार्क्स पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था और वे अपनी मुख्य कृति पूंजी को पूरा करने में अधिक समय देना चाहते थे। उन्होंने स्वयं को महासचिव पद से अलग कर लिया और उनके सुझाव पर 1873 में इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क ले जाया गया। इसके साथ ही एक संगठन के रूप में इंटरनेशनल का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, पर मार्क्स हर देश में पार्टी के काम में सक्रिय दिलचस्पी लेते रहे और वे और एंगस यूरोप में इंटरनेशनल के अनौपचारिक प्रतिनिधि माने जाते रहे, जिनके पास दुनिया भर के समाजवादी लगातार सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते रहते थे। मार्क्स का निजी जीवन और चरित्र। सरसरी तौर पर किए गए मार्क्स के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के इस वर्णन का इससे अच्छा समाहार शायद यही हो कि हम उनकी बेटी एलेनोर के लेखों और लीबनेक्स के संस्मरणों से कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो मार्क्स के निजी विशिष्ट गुणों और उन कठोर परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं जिनमें मार्क्स जिए और उन्होंने अपना काम किया। अपनी माँ के नोट्स में से उद्धृत करते हुए एलेनोर मार्क्स कहती हैं, परिवार के लंदन पहुंचने के कुछ ही समय पश्चात दूसरे बेटे का जन्म हुआ। जब वो लगभग 2 वर्ष का था तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर 5वें बच्चे, एक नन्ही सी लड़की का जन्म हुआ। लगभग 1 वर्ष की होते होते ही वो भी बीमार पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गई। 3 दिन तक मेरी माँ ने लिखा है, बेचारी बच्ची मृत्यु से संघर्ष करती रही। उसने इतना कष्ट उठाया, उसका नन्हा सा मृत शरीर पिछले छोटे कमरे में रखा रहा। हम सब अर्थात मेरे माता पिता,
हेलेन डेमुथ निष्ठावान घरेलू सहायिका जिसने अपना जीवन मार्क्स, उनके परिवार और उनके 3 बड़े बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था, अगले कमरे में चले गए। जब रात हुई तो हमने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिए, जहां तीनों जीवित बच्चे भी हमारे साथ लेट गए और हम उस नन्ही परी के लिए रोते रहे जो हमारे पास ही विश्राम कर रही थी, ठंडी और मृत। उस प्यारी बच्ची की मृत्यु हमारी कठोरतम निर्धनता के समय घटित हुई। हमारे जर्मन मित्र हमारी सहायता नहीं कर पाए। एंगल्स लंदन में कुछ साहित्यिक काम खोजने के निष्फल प्रयास के बाद बहुत ही अहितकर शर्तों पर अपने पिता की फर्म में क्लर्क के रूप में काम करने के लिए मैनचेस्टर जाने को विवश हो गए थे। अर्नेस्ट जोन्स, जो इन दिनों हमसे मिलने आते रहते थे और जिन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया था, कुछ नहीं कर सके। अपने मन की पीड़ा से विवश होकर मैं एक फ्रेंच शरणार्थी के पास गई जो पास ही रहता था और कभी कभी हमसे मिलने आता था। मैंने उसे अपनी दारुण दशा बताई। उसने तुरंत ही अत्यंत मैत्रीपूर्ण दयालुता के साथ मुझे 2 पाउंड दे दिए। उस धन से हमने वो ताबूत खरीदा जिसमें अब वो बच्ची शांतिपूर्वक सो रही है। जब उसका जन्म हुआ था तो मेरे पास उसके लिए पालना नहीं था और इस अंतिम विश्राम स्थल से भी उसे लंबे समय तक वंचित रहना पड़ा। लिबनेख्त लिखते हैं, ये एक भीषण समय था, पर फिर भी ये शानदार था। उनके पास 2 ही कमरे थे। उस अगले कमरे में जहां बच्चे उनके चारों तरफ खेलते रहते थे, मार्क्स काम करते रहते थे। मैंने सुना है कि कैसे बच्चे उनके पीछे कुर्सियों का ढेर लगाकर एक घोड़ा गाड़ी बनाते थे, जिसमें मार्क्स को घोड़े की तरह बांधकर चाबुक मारे जाते थे। और ये सब उस समय होता था जब वे अपनी मेज पर बैठकर लिख रहे होते थे। लिबनेख्त, जिनका लंबे समय तक मार्क्स के साथ नित्य प्रति ही संपर्क होता था, बच्चों के प्रति मार्क्स के असाधारण ममत्व की भी चर्चा करते हैं कि वे सिर्फ एक सर्वाधिक ममत्वपूर्ण पिता ही नहीं थे जो घंटों बच्चों के बीच में बच्चा बना रह सकता था। अपरिचित बच्चे भी उन्हें आकर्षित करते थे, विशेष रूप से दुखी असहाय बच्चे जो उनके संपर्क में आते थे। शारीरिक दुर्बलता और असहायता सदैव ही उनमें करुणा और सहानुभूति जगाती थी। अपनी पत्नी को पीटते हुए एक व्यक्ति के लिए तो वे पीट पीट कर ही मृत्यु दंड देने का आदेश भी दे सकते थे। अपने आवेशपूर्ण स्वभाव के कारण वे अक्सर ही खुद को और हमें भी उलझन में डाल देते थे। विज्ञान के इस नायक की गहरी संवेदना और बाल सुलभ हृदय को समझने के लिए यह आवश्यक है कि किसी ने मार्क्स को उनके बच्चों के साथ देखा हो। अपने खाली समय में या टहलने जाते समय वे उन्हें साथ ही देखते थे और उनके साथ धमा चौकड़ी मचाते हुए खेलते थे। संक्षेप में कहें तो वे बच्चों के बीच में बच्चा ही बन जाते थे। जब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए तो उनके नाती पोतों ने उनकी जगह ले ली। उनकी पहली बेटी जेनी का बड़ा बेटा जीन या जोनी लोंगवे अपने दादा का लड़ाका था। वो उनके साथ जो चाहे कर सकता था और जोनी ये बात जानता था। एक बार जोनी के मन में मार्क्स को बड़ी घोड़ा गाड़ी बनाने का नितांत मौलिक विचार आया, जिसके कोचवान की सीट अर्थात मार्क्स के कंधों पर वो खुद बैठ गया, जबकि एंगल्स और मुझे उस घोड़ा गाड़ी के घोड़े बनना था। जोत दिए जाने के बाद लंबी दौड़ शुरू हुई और मार्क्स को तब तक दौड़ना पड़ा जब तक कि उनके माथे से पसीना नहीं बहने लगा। जब भी एंगल्स या मैं अपनी चाल धीमी करते, बेरहम कोचवान का कोड़ा पड़ता, शैतान घोड़ों आगे बढ़ो। और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि मार्क्स बिल्कुल बेदम नहीं हो गए। तब कहीं जाकर जोनी को खेल रोकने के लिए मनाया जा सका। लिबनेख्त मार्क्स के स्वभाव पर कुछ रोचक टिप्पणियों के माध्यम से भी प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए उनकी कई बार बिल्कुल पागलों जैसी बाल सुलभ शरारतें करने की क्षमता, शतरंज के प्रति उनका लगाव, कैसे वे देर रात तक और अगले पूरे दिन शतरंज खेल सकते थे और कैसे कोई गेम हार जाने पर अपना आपा ही खो बैठते थे, बल्कि घर पर झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाते थे। यही कारण था कि श्रीमती मार्क्स और चेचे यानी हेलेन डेमुथ लिबनेख्त से अनुरोध करती थी कि मूर के साथ शाम को शतरंज न खेलें। एक शिक्षक के रूप में मार्क्स की स्पष्टता और क्षमता अद्भुत थी।
इस दृष्टि से वे बहुत ही कठोर थे कि वे दूसरों से भी उतनी ही संपूर्णता और प्रवीणता की अपेक्षा करते थे जितनी कि स्वयं से, पर साथ ही वे दयालु, धैर्यवान और सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भी थे। जहाँ तक लोकप्रियता का प्रश्न है, उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि जनता का विशाल बहुमत फिलहाल उन्हें नहीं समझ पाएगा, और उनका एक मनपसंद कथन ये था, तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, लोगों को बातें बनाने दो। मार्क्स के बड़े बेटे एडगर एक प्रतिभाशाली परंतु जन्म से ही दुर्बल बच्चा, जिसकी लंदन में उस समय मृत्यु हो गई जब वो लगभग 8 वर्ष का था। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल पाऊंगा। लिबनेक्स कहते हैं, सुबकती हुई लेचे अपनी दोनों बच्चियों को चिपटाए रह रह कर झटके से खाती हुई रोती हुई माँ और भीषण रूप से उत्तेजित मार्क्स, जो लगभग क्रोधित मुद्रा में किसी भी सांत्वना को अस्वीकार कर रहे थे। अंतिम संस्कार के समय मार्क्स घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे, मौन, अपने हाथों में अपना सर थामे हुए। मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मूर, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटियां और हम लोग हैं, और हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझे मेरा बेटा नहीं लौटा सकते, उन्होंने लगभग कराहते हुए कहा। कब्र के पास मार्क्स इतने उत्तेजित हो गए कि मैं उनकी बगल में खड़ा हो गया। मुझे भय था कि कहीं वे ताबूत के पीछे न कूद पड़े। 30 वर्ष बाद जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार के समय एंगल्स को भी इसी तरह फुर्ती से मार्क्स की बांह थामनी पड़ी, वरना वे उनकी कब्र में ही कूद गए होते। मृत्यु से एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद मार्क्स की पत्नी की 2 दिसंबर 1881 को कैंसर से मृत्यु हो गई। भयावह कष्टों के बावजूद वे नित्य प्रति के क्रियाकलापों में दिलचस्पी लेती रही और चुटकुलों और उत्साहपूर्ण बातों से परिवार की आकांक्षाओं को निर्मूल करने का प्रयास करती रही। उनकी बेटी एलेनोर कहती है, जब हमारे प्यारे जनरल यानी एंगल्स आए तो उन्होंने कहा, मूर भी नहीं रहे। जिस पर मुझे बुरा भी लगा, पर वास्तव में ऐसा ही था। बहुत अधिक परिश्रम और लगभग पूरी रात काम करने की अपनी आदत से मार्क्स ने अपने मूल रूप से काफी मजबूत शरीर की इतनी उपेक्षा की थी कि वे कुछ समय से बीमार ही चल रहे थे। अक्सर उन्हें अपना काम छोड़कर स्वास्थ्य सुधार के लिए भ्रमण पर जाना पड़ता था। उन्होंने अपनी शक्ति और अपना मनोबल आंदोलन के लिए बचाए रखने का प्रयास किया, पर जनवरी 1883 के प्रारंभ में जब उनकी सबसे बड़ी बेटी जेनी भी चल बसी तो मार्क्स इस सदमे से उबर नहीं पाए। 14 मार्च 1883 को अपनी अध्ययन वाली आराम कुर्सी में वे भी शांतिपूर्वक चल बसे, और इस तरह जैसा कि एंगल्स ने कहा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के महानतम मस्तिष्क का स्वामी गुजर गया, और उसके समाधि लेख के लिए हम एलेनोर मार्क्स द्वारा चयनित इन शब्दों का साधिकार प्रयोग कर सकते हैं कि सारे ही मूल तत्व उसमें कुछ यूं घुले मिले कि प्रकृति भी उठ खड़ी हो और पूरे विश्व से कहे, ये था एक इंसान। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी, जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं। ये इस पुस्तिका की 6वीं और अंतिम कड़ी थी। इस पुस्तिका को लिखा था ज़ेल्डा काहन कोट्स ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने, और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, या फिर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। सभी लिंक और हमारे बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसी ही किसी और बहुत ही जरूरी पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।